हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, जो आपके पास वैसे तो ऑलरेडी अपलोडेड है बट कुछ इश्यूज हैं उन पुरानी वीडियोस के अंदर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस पर रिक्वेस्ट आ रही है और जिसमें ज्यादा दिक्कत है वीडियोस के अंदर उनको रीलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर, हम चैप्टर जो 13 है विद एग्जाम्पल, जैसा कि हमारी एग्जाम्पल सीरीज भी स्टार्ट है, तो हम एग्जाम्पल विद इंट्रोडक्शन और पूरी एक्सरसाइज आपके पास दोबारा से रीलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप ये आपके लिए मदद करेगी। और स्पेशली इस वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो लगातार हम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर सपोर्ट करते हैं डियर, क्योंकि आप लोगों की एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो जो लोग लगातार टाइम निकाल कर कमेंट बॉक्स में बहुत प्यारी सी कमेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं, दिल से उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से उन लोगों को अपने एग्जाम के लिए बहुत सारी गुड विशेस, और जो लोग नहीं करते उनके लिए भी गुड विशेस, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट करना चाहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। पर दिल से उन सभी का धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इसका क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया हुआ है इस चीज को लेकर कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो डियर, हो जाता है क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश पर इतना ज्यादा फोकस नहीं है, हमारा कंसेप्ट मैथ्स को क्लियर करने की कोशिश थी। बट स्टिल ठीक है, आप लोगों ने हाईलाइट करा तो हम लोग अब उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। चलिए देखिए, तो प्रोबेबिलिटी, जिसको मैं पहले गलती से कुछ और बोलती थी, तो प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है डियर? प्रोबेबिलिटी एक वो शब्द है जहां पर आपके पास चांसेस को क्लियर करा जाता है, यानी जहां पर भी किसी भी चीज की सर्टेनिटी नहीं होती। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? श्योरिटी, जहां पर नहीं होती, यानी जहां पर कोई भी पर्टिकुलर चीज अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, नॉट श्योर है, चांसेस है जहां पर किसी भी चीज के होने या ना होने के, वो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी के अंदर कवर करी जाती हैं। तो आपके पास ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एग्जाम देकर आते हैं, बोर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम देकर आते हैं, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर घर आकर आपसे पूछते हैं कि क्या चांसेस है कि आप पास हो जाएंगे। तो आप अपने चांसेस बताते हैं, आप श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, तो आप कह रहे हो कि यार 50% चांसेस है कि मैं पास हो जाऊंगा, हाँ, और 50% चांसेस है कि मे बी मेरी बैक आ जाए। तो ये जो आप चांसेस बता रहे हो, ये कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास से भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, राइट। तो जहां पर आपके पास श्योरिटी नहीं होती वहां प्रोबेबिलिटी लगती है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी को, आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन थ्रो करते हैं, तो क्या श्योरिटी है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा? अगर वो बाइज्ड डाई नहीं है या बाइज्ड कॉइन नहीं है, बाइज्ड मीन्स क्या होता है? जिसमें कुछ गड़बड़ करी हो। अगर वो एक फेयर डाई है या फेयर कॉइन है, तो आप मुझे बताइए कि उसमें हेड या टेल आने के चांसेस की कोई श्योरिटी हो सकती है? लाइक आप एक कॉइन को टॉस करने से पहले ये कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं, या तो हेड ही आएगा, ये कंफर्म कर सकते हैं कि टेल आएगा? नहीं। तो वहां पर चांसेस आप लिखते हैं कि हेड आने के चांसेस भी 50% और टेल आने के चांसेस भी 50% है। सिमिलरली जब आप एक डाई थ्रो करते हैं, तो आपको नहीं पता कि जब आप डाई थ्रो करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो आपके पास उन सबके इक्वल चांसेस हैं। तो चांसेस ही आप कह सकते हैं की वर्ड है प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का। तो प्रोबेबिलिटी वहां लगती है जहां श्योरिटी नहीं होती। अब कोई श्योरिटी का एग्जांपल चाहिए हमारे को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मंडे के बाद क्या आता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 30% चांसेस हैं कि ट्यूसडे आ जाए, 30% चांसेस है कि वेडनेसडे आ जाए। नहीं, दैट इज सर्टन कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। 1956 के बाद क्या आएगा? 1957 ही आएगा। तो वहां पर आपके पास श्योरिटी है। क्लियर? अगर आपने 11th क्लियर करी है तो आप 12th में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 12th में भी जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी जा सकते हैं, सेकंड ईयर में भी जा सकते हैं। तो जहां पर आपको क्लियर फैक्ट पता है कि ये चीज इसके बाद होगी या इससे पहले ये होगी, वहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। और जहां पर अनप्रिडिक्टेबल हो, अभी आप बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, वहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी लगती है। तो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम उन पर्टिकुलर चीजों के चांसेस निकालते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, लाइक उसको भी हम सॉल्व करना सीखते हैं। आई होप व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इज ओके। फिर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी को किन तरीकों से प्रेजेंट करा जाता है? तो 3 तरीके से प्रोबेबिलिटी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल। तीनों एक ही बात है डियर। देखिए, अगर आप 30% लिखते हैं, राइट, और उसी चीज को आप 3/10 लिखते हैं एक जीरो काट कर,
वन ऑफ द सेम थिंग 0.3, और यही चीज आप डेसिमल में लिख दें 0.3 तो एक ही बात है। तो आप प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल तीनों में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको एक और चीज जाननी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ग्रेटर देन 1 नहीं होती। यानी अगर हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और इवन 0 और 1 भी हो सकता है। तो क्या अगर हम इसको एक समराइज फॉर्म में देखें तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो अनसर्टेन इवेंट, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट के चांसेस को बताने की कोशिश करता है। प्रोबेबिलिटी डेसिमल, फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज किसी में भी प्रेजेंट करा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं होती और ग्रेटर देन 1 भी नहीं होती, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0, 1 और 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप 8th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है उस इवेंट के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि किसी भी इवेंट की दो चीजें हो सकती है, या तो वो इवेंट सक्सेसफुल होगा या वो इवेंट फेल हो सकता है। तो किसी भी इवेंट के सक्सेस और फेलियर का सम हमेशा आपके पास कितना होता है, 1 होता है। और इसी चीज को अगर आपको याद हो तो इस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जांपल कल एक वीडियो आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर पर, इसके चांसेस हैं 40%। नहीं आएगी इसके चांसेस भी तो हो गए ना ऑटोमेटिकली 60%। और अगर आप इनका सम करेंगे दैट इज 100%, विच मीन्स 1। तो किसी भी इवेंट के होने या ना होने का सम आपके पास कितना होता है, 1। तो ये आपको एक चीज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि एक समराइज्ड आपके पास ऑलरेडी आपको एक बार क्लियर हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपके पास इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में क्या टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है 13.1, जिसके अभी हम आपके साथ इस वीडियो में एग्जांपल डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इफ एंड देन की कंडीशन को ही कंडीशन बोला जाता है। यानी यहां पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा और उसी इवेंट को ध्यान में रखते हुए आपने दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, लेकिन छोटी सी बात बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं आपके पास और आपको कहा जाता है कि आपने उसमें से एक रेड कार्ड निकाल लिया। उसके बाद रेड कार्ड निकालने के बाद आपको यह बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, दैट इज व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि आपका जो एस है उसके चांसेस क्या होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या निकाला, रेड कार्ड निकाला। तो कहीं ना कहीं आपके पास दो इवेंट कोरिलेटेड हो जाते हैं, एक इवेंट पे दूसरा इवेंट डिपेंडेंट है, इसे ही बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, जहां पर ये जो बी इवेंट है ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, लाइक ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा और इसी इवेंट को ध्यान में रखते हुए आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप कह सकते हैं ये आपके पास इफ मैथ्स में एक ऐसी सिचुएशन है जो गिवन को शो करता है, तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गिवन होती हैं। तो आपको बी इवेंट ऑलरेडी गिवन होगा और ए इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकालना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं भी होगी तो चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें आपके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। आपको कहता है इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। जैसे ये लिखा है आप समझ जाइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, कट कर दीजिए आपके पास 4/9 आंसर आ गया, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट,
देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी कही है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। यानी यहाँ पर हमें खुद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी ऊपर वाले एग्जांपल में थी, ये इन्फॉर्मेशन हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है। अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉयज हो, यानी फर्स्ट भी बॉय हो सेकंड भी बॉय हो, फर्स्ट वाली गर्ल हो दूसरी भी गर्ल हो, या हो सकता है पहला बच्चा जो है वो बॉय हो दूसरा बच्चा गर्ल हो, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है पहला बच्चा गर्ल और दूसरा बॉय हो। ये आपने सैंपल स्पेस बना लिया। अब जो भी 2 इवेंट हैं उनको आप लेट कर लीजिए। जैसे कि इसमें बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, इसको हमने ले लिया ए इवेंट। बी इवेंट हमने क्या लिया, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, राइट। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, बोथ आर बॉयज एक ऑप्शन है, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हैं 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक बॉय हो, तो 1 2 3 ऑप्शन हो गए, 3/4। और अगर हम ए और बी में कॉमन ढूंढे, कॉमन इंटरसेक्शन, आप देखिए ए में क्या आया था, बोथ आर बॉयज, यानी बी और बी ऑप्शन आया था। और एटलीस्ट वन ऑफ देम की अगर बात करें तो बी जी भी आया था। तो अगर आप कॉमन ढूंढेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, तो इंटरसेक्शन आ गया A/B। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी तैयार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी और इंटरसेक्शन भी। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, दैट मींस आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ए को ऊपर रखो और गिवन को नीचे। सिंपल सी बात, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को रख दो ऊपर, बस। अब अपना फॉर्मूला बना लो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और बी भी, तो ये इंटरसेक्शन वाला है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 3/4। कट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 1/3। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 10 cards number 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then 1 card is drawn randomly। तो 10 कार्ड थे और आपने उसे बॉक्स में डाला, उसे thoroughly मिक्स कर दिया और उसमें से कार्ड निकाला। इफ इट इज नोन दैट, ये गिवन दे रहा है एक तरीके से, इफ इट इज नोन दैट नंबर ड्रॉन ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज इवन नंबर। सबसे पहले देखिए मैंने सैंपल स्पेस बनाया है। सैंपल स्पेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट के ऑल आउटकम्स, तो मैंने उसके सारे आउटकम्स लिख दिए 1 से लेकर 10 तक। अब 1 और 2 वो दोनों इवेंट मुझे लेट करने हैं, तो मुझे पहले क्या दिखाई दिया था, नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3, मैंने वो लिख लिया। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज इवन नंबर, वो भी लिख दिया। अब आपके पास मोर देन 3, तो 4 5 6 7 8 9 10 तक, इवन नंबर 2 4 6 8 10, कॉमन ढूंढो उसमें से, तो कॉमन आ गया 4 6 8 10। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 10, सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 10। इंटरसेक्शन में कितने हैं, 1 2 3 4 आउट ऑफ 10। तो आपके पास सारा तैयार हो गया। अब ये देखना जरूरी है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है या बी बाय ए निकालना है। तो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज इवन नंबर, तो आपको बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए गिवन होगा। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कैसे निकलेगा डियर, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात है, तो वो में दे रखा है 4/10 अपॉन में, देखिए नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 7/10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/7। आई होप एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्लियर हो गया हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी के बॉयज हो गए आपके पास। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, मतलब जो गर्ल्स हैं 430, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल। पहले इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 430 गर्ल्स हैं, इसका मतलब 570 बॉयज हो गए। इसके अलावा उसने ये बोला कि जो 430 गर्ल्स हैं उनका 10% क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो 430 का 10% होता है 43, वो क्लास 12th में आपके पास पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी। अब आपने ए बी इवेंट समझनी है, तो देखिए इसने क्या कहा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चूजन स्टडी इन क्लास 12, तो ए इवेंट को हमने ले लिया क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, गिवन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और एक गिवन होता है आपको, तो बी इवेंट हमने ले लिया गर्ल। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
क्लास 12th में 1000 में से कितने बच्चे पढ़ते हैं ये हमें इन्फॉर्म ही नहीं कर रखा, तो नहीं निकाल सकते तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए इसको, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गर्ल कितनी है 1000 स्टूडेंट्स में से, वो तो हमें पता है 430 गर्ल्स हैं, 430 गर्ल्स हैं, तो 430 अपॉन 1000। इसके बाद अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, यानी क्लास 12th एंड गर्ल, क्लास 12th में पढ़ने वाली गर्ल्स तो कितनी है, वो 43 है आउट ऑफ 1000। तो इंटरसेक्शन भी मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिल गई, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई बात नहीं, कई बार जरूरी भी नहीं होता। आप देखिए, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनानी, ये बात क्लियर थी, बिकॉज इसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 12th वाले स्टूडेंट बताओ, अगर पता हो ये गर्ल है, तो आपको देखो ना बहुत क्लियर बताया हुआ था कि गर्ल स्टूडेंट 12th में पढ़ने वाले का आंसर बताना है आपको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन स्टडी इन क्लास 12th गिवन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो अब क्या करें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है हमारे को, ये बहुत क्लियर है, ये गिवन है गर्ल वाला, तो बी इवेंट गिवन है और आपको क्लास 12th वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तो जरूरत ही नहीं थी, तो बढ़िया है ना। आंसर कितना आ गया, 0.1। देखिए डियर, जैसे ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आप प्लीज डायरेक्ट करेंगे नहीं, हम समझा जरूर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अगर एनसीईआरटी ने फॉर्मूला बनाया है और हम बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलिए। लेकिन आप देखिए, इसका आंसर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे, देखिए, बिना फॉर्मूले के। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में आता है, तो उनको क्लियर करने के लिए कि आप लोग ठीक सोच रहे हैं, आप गलत नहीं है। अगर आपका एग्जाम में एक बार को फॉर्मूला नहीं याद है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, बाकी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसे ठीक करेगा या नहीं। देखिए इसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन इन क्लास 12th गिवन दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल। मतलब सबसे पहले आप इसको उल्टा शुरू करो, गिवन क्या है कि वो गर्ल होनी चाहिए, तो आप इसको पकड़ लो, अब 430 को भूल जाओ, 1000 को भूल जाओ। अगर गर्ल हो उसमें से 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट बताओ, तो बहुत सिंपल सी बात थी, गर्ल में से अगर गर्ल है उसमें से 12th में पढ़ने वाले हैं 43, यानी गर्ल अगर आपको गिवन है और उसमें से आपने क्लास 12 स्टूडेंट बताने थे, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर भी 0.1 आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं है आपका, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने फॉर्मूले को कि आपने ठीक करा है या नहीं करा है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। अब अगर आप एक डाई को 3 टाइम थ्रो करते हैं तो डियर उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। आप देखिए, डाई के फेजेस होते हैं 6, अगर आप उसे 3 बार थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आउटकम्स बन जाते हैं। वो लिस्ट आउट करना तो बहुत मुश्किल है, पर मुझे समझना भी जरूरी है कि वो 216 आउटकम्स क्या होंगे। तो मेरा तरीका ये है, मैं डाई को जो 2 बार थ्रो करते हैं उसका सैंपल स्पेस बना लेती हूँ और इसी से ही 216 का रिजल्ट अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाया है 2 का, जो कि आपको दिख रहा है कि कई लोग कहेंगे कि मैम 3 लिखा हुआ है, आपने 2 का क्यों बनाया। अभी आप देखिए, इसी से हम 3 का रिजल्ट निकाल लेंगे, तो बनेंगे तो 216 आउटकम्स, और वो हम सैंपल स्पेस में नहीं बना सकते। हमने यहाँ पर 2 डाई के आउटकम्स बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी को इस तरीके से डिफाइन करा गया। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा डियर, आपके पास जैसे ये एक आउटकम है 1 1, अगर आप 3 डाई वाला बनाते तो एक्चुअली में क्या बनता, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, यानी ये जो आउटकम है ये 6 के साथ जुड़ जाता है ना, 6 इसके आउटकम बन जाते। सिमिलरली 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, यानी इसके भी 6 आउटकम बन जाते। बिल्कुल सभी इन सब के भी 6 आउटकम्स बनेंगे, यानी सब जो है 6 एलिमेंट के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, सेम कोई भी आप देखो। तो इसी तरीके से क्योंकि एक जने के 6 आउटकम्स हैं और ये 36 आउटकम है, तो उससे आपके पास 216 आउटकम्स अपने माइंड में तैयार रख सकते हो आप। अब जब उसने ए इवेंट बोला तो आप देखिए ए इवेंट में कौन से आएंगे, इसने कहा 4 थर्ड थ्रो में आना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट थ्रो, दिस इज योर सेकेंड थ्रो। अब उसने कहा 4 जो है वो थर्ड थ्रो में आना चाहिए, तो वो तो इन सबके साथ आ सकता है, लाइक 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4, थर्ड थ्रो में आपके पास ये आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये 36 आउटकम हो गए आउट ऑफ 216, क्योंकि जो सैंपल स्पेस है एक्चुअली में उसमें 216 आउटकम्स है आपके पास। ठीक है,
सिमिलरली अगर आपको ये कहा गया है कि 6 फर्स्ट थ्रो में आना चाहिए और 5 सेकेंड थ्रो में आना चाहिए, ये देखिए 6 फर्स्ट थ्रो में आना चाहिए, 5 सेकेंड थ्रो में आना चाहिए, लेकिन थर्ड थ्रो को डिफाइन नहीं करा। इसका मतलब ये हो सकता है ना 651, 652, 653, 656 सारे के सारे आउटकम्स। इसका मतलब इसके साथ जुड़े हुए 6 आउटकम आपके पास आ सकते हैं 6 आउट ऑफ 216। नाउ व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन? अब दोनों का कॉमन करिए, इन दोनों लाइन को इकट्ठा पढ़िए। 6 ऑन द फर्स्ट थ्रो, 5 ऑन द सेकेंड थ्रो, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। तो ये तो बहुत क्लियर एक एलिमेंट आ गया 654। तो कितने आउटकम हुए? 1/216 आउटकम हो गए आपके पास। यस, क्या जरूरत है हमें 216 आउटकम बनाने की? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोचिए 4 ऑन अ थर्ड थ्रो, तो ये सबके सब फर्स्ट और सेकंड थ्रो दिखा रहे हैं, तो इन सबके साथ 4 आ सकता है। लाइक ऐसा हो सकता है ना 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1। सिमिलरली 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 5 1 5 4 1 6 4, यानी थर्ड थ्रो पर आपके पास 4 आ रहा है, राइट। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर। तो आपको ए बाय बी निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन 1 अपॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 6/216। तो ये आपके पास आ गया 1/6। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 6, राइट। चलिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो चलिए एक डाई को आपने 2 बार टॉस करा है और उसके आउटकम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वहां से भी देख लेंगे हम लोग। एंड द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व। और हम क्या कर रहे हैं? उनके जो सम है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। टू बी 6, अच्छा, द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, ओके। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट 1? ठीक है, तो ए इवेंट को हमने ले लिया, सम इज 6। तो किस किस का सम 6 आ रहा है वो सारे आउटकम्स ले लीजिए। यहां देखिए किसका सम 6 आ रहा है। देखिए एक तो ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 36 की सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे? 36। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 5/36। फिर कहता है नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वंस। नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। तो मैं रेक्टेंगल बना देती हूं यहां पर, या फिर क्रॉस लगा देती हूं। ये देखो कम से कम एक बार 4, तो ये वाला तो आएगा ही आएगा। 2 बार 4 वाला भी आ गया, और देखो जहां पर एक बार 4 है ये भी आ गया, ये भी आ गया। जहां पे भी एक बार भी 4 हो ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया आपके पास, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। तो कितने आपके पास हो गए? 1 2 3 4 5 ये, और 6 ये पूरे, तो 11 हो गए आपके पास। तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गए आपके पास 11/36। कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, मतलब जिसमें जहां भी एक बार भी 4 दिख रहा है वो भी ले लो, 2 बार 4 दिख रहा है वो भी ले लो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पता करने के लिए आप एक काम करो, सर्कल और क्रॉस दोनों देखो कहां पर है। तो देखो एक ये है, राइट, 1 2, ठीक है जी, और कोई आपको दिख रहा हो तो एक ये और एक ये, 2 आपके पास कॉमन है। तो कितने कॉमन हो गए हमारे पास? 2/36। चलिए अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर 4 हैज अपेयर्ड। इसका मतलब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इस इवेंट की। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन गिवन में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी, ए की बात होती है। तो 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36। तो हमारा आंसर आ गया 2/5, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 और लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। चलिए, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, आपने कॉइन टॉस करा, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, ओके, बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। चलिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना है, तो उसके लिए इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा कि आपने एक कॉइन टॉस करा, ठीक है, हमने एक कॉइन को टॉस करा। अगर उसने हेड शो करा तो वो कह रहा है कि आप दोबारा कॉइन को टॉस करो, तो इससे रिलेटेड हेड और टेल हो सकता है। उसने कहा अगर टेल आया तो आपके पास आपने एक डाई थ्रो करी, तो सैंपल स्पेस क्या बन गया डियर? सैंपल स्पेस हो गया कि अगर आपके कॉइन पर हेड आया होगा तो आपने अगेन
कॉइन टॉस करा होगा, तो उस हेड के साथ या तो हेड जुड़ सकता है या हेड के साथ टेल जुड़ सकता है, राइट। जैसे आपने पहली बार कॉइन को टॉस करा, आपका हेड आ गया, अभी तो हम श्योरिटी नहीं, हम सिर्फ चांसेस बता रहे हैं। अगर हेड आया होगा तो आपने एक और बार थ्रो करा होगा, तो आपको इकट्ठा लिखना होगा। तो हो सकता है कि पहले वाले हेड के साथ दूसरी बार भी हेड आया हो, या हेड के साथ टेल आया हो, या फिर आपने जब पहले कॉइन टॉस करा था तो टेल आया हो। तो अगर आपका टेल आया होगा तो आपको फिर से डाई थ्रो करने के लिए कहा होगा। तो उस टेल के साथ क्या आ सकता था, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा डियर, क्योंकि यहाँ डाई और कॉइन का मिक्स है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जनरली तो हम क्या करते हैं, ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/8, क्योंकि हमें टोटल आउटकम 8 नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है 1/2, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक है जी। सेम इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और 1 की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1/12, राइट। आपको पता है ये 1/36 कैसे बनता है, ये भी सेम ऐसे ही देखिए, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, और इस 1 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है 1/6, तो इसीलिए इस कंबाइंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 इंटू 1/6, दैट इज 1/36, ठीक है जी। और यहां पर तो खैर डाई और वो मिक्स हो गए, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब आपको ए इवेंट में क्या कहा गया है, ए इवेंट में कहा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, राइट। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो T5 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12, 1/12 प्लस 1/12, क्योंकि या तो ये इवेंट हुआ होगा या फिर ये इवेंट, तो हमारे पास ये आ गया 2/12, राइट। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखते हैं। देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आया हो, तो फिर तो ये छोड़कर ये सारे आउटकम्स हो गए, कम से कम एक टेल आया हो, तो फिर ये सारा का सारा ही हो गया आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि एक टेल और 2 टेल जहां पे भी है वो ले लेंगे, तो कम से कम एक टेल आया हो। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, तो 1/12 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 6 टाइम, तो सिंपली आप राइट कर सकते हैं 6/12, राइट। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4, क्योंकि 1/4 और हाफ हो जाएगा आपके पास ना। इंटरसेक्शन कॉमन देखिए, देखिए जब आपने बी इवेंट की बात करी तो आपने यहां से लेकर सारे इवेंट ले लिए थे, और ए इवेंट में यही दोनों थे, तो अगर इसमें और इसमें हम कॉमन देखें तो यही आ जाएगा T5 और T6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/12, सिंपल। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 में आपने ये इवेंट लिया है नंबर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालने, यानी आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, विच इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी 2/12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, तो आपके पास आ गया 1/6 इंटू 4/3, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2/9। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज इसे एक शेयर जरूर करिए, चाहे आप फेसबुक है, चाहे आप कहीं पर भी, जिस भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर अपने जो अपने स्कूल ग्रुप है या कहीं पर भी, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।